नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस का खास शो और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। आज पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा है, हर तरफ राममय माहौल है और इसी के साथ हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने राम के किरदार को जिया है। हालांकि राम के जैसा कोई हो नहीं सकता, पर उनका किरदार निभाने वाले आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उनका नाम है आशीष शर्मा। सर, आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका ये जो जर्नी है इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप जयपुर से बिलोंग करते हैं और इस इंडस्ट्री में जाना काफ़ी टफ माना जाता है, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? इतनी फटाफट नहीं हुई और इतनी आसान भी नहीं रही, क्योंकि अमूमन जैसा हम देखते हैं छोटे शहरों से, छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। स्पेशली जैसे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक स्टिग्मा है बहुत बड़ा, और एक बहुत बड़ा ऐसा गैप है जो आप ब्रिज करने की सोच ही नहीं पाते हैं कभी। पर आई थिंक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ लोग इस बात को समझते थे, मेरे माता पिता इस बात को समझते थे और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। हाँ, पर उसका मतलब ये भी नहीं था कि सब आसान था और सरल था। तो रास्ते खुद ही ढूंढने पड़े वहाँ जाकर और चीज़ें खुद से ही करनी पड़ी सब। पर आई थिंक उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये वजह थी कि मुझे ये पता था हमेशा से कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, मेरे इस फैसले के साथ खड़े हैं। और जैसे कि छोटे शहरों में होता है कि जब आप पहली बार मुंबई जाते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता है कहाँ जाना है। सो आई थिंक उसमें मेरी हेल्प हुई एक तरह से। वो हेल्प ये थी कि मैंने खेर सर का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, अनुपम खेर सर का। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, एक्टर प्रिपेयर्स, आज भी है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। मैं अगर बोलूँ आपको, बजाय दूसरे स्कूल्स के, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाए जाते, सपने नहीं दिखाए जाते, प्रैक्टिकल नॉलेज चीज़ें बताई जाती हैं। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है सिर्फ एक्टिंग को लेकर प्रैक्टिकलिटी नहीं, काम मिलेगा कैसे उसकी प्रैक्टिकलिटीज़ भी सिखाई जाती हैं कि आप बाहर से आएँ, आप यहाँ पर हैं, तो अब अगर आपको काम ढूंढना है तो आपको किन किन तरीके से कैसे अपने आप को तैयार करना है और स्पेशली फेलियर्स के लिए कैसे तैयार करना है। सो वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर मिली एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हेल्प मी अलॉट। तो उस इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद मतलब अगर सीरियल्स की बात करें तो कौन सा सीरियल आपको मिला था? और या फिर जहाँ तक मैंने सुना है और चीज़ें देखी है मूवीज़ में भी और डेली सोप्स में भी, कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स के निकलने के बाद में एडवर्टीजमेंट मिलते हैं या उसके बाद में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस लाइफ में? हाँ, स्ट्रगल ना एक बहुत ही ऐसा शब्द है जो आई थिंक हमें डिफ्रेंशिएट करता है चीज़ों को लेकर। मैंने कभी स्ट्रगल नहीं की, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, मैं काम ढूंढ रहा था, बट क्योंकि मैं अपनी पसंद का काम ढूंढ रहा था, मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा था, तो मेरे लिए स्ट्रगल नहीं थी, मुझे मज़ा आ रहा था। और वो प्रोसेस बड़ा इंजॉयबल था। मुझे तो लगता है आज मैं शायद वापस से वो प्रोसेस जी पाऊँ, क्योंकि और एक तो क्या, उस समय आप एकदम यंग फ्रेश एनर्जी के साथ में जाते हैं, कुछ नहीं पता आपको क्या करना है। और जैसा आपने बोला कि पहले ऐसा लगता है कि हम सबको ऐसा लगता है कि बाहर निकलेंगे शायद कुछ एक आधे एड्स मिलेंगे, फिर शायद कुछ और मिलेगा। मैं बाहर निकला और मुझे सबसे पहले मिली थी एक राजस्थानी फिल्म उस समय। और मैंने वो छोटी सी फिल्म थी, उसमें खाटू श्याम जी का रोल मैंने प्ले किया। सो आई थिंक जो मेरी यात्रा है माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल शोज़ की, वहीं से शुरू हो गई थी। एंड पोस्ट दैट, क्योंकि जब वो एक चेन बनता गया कि उस फिल्म का जब प्रीमियर था यहीं पर राज मंदिर में, तो एक फिल्म मेकर आए हुए थे मुंबई से वो देखने के लिए। उन्होंने वो देखी, उन्होंने एक दूसरी फिल्म मुझे ऑफ़र की मुंबई में, हिंदी फिल्म ज़िंदगी तेरे नाम, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और बाकी सब लोग थे। वो मैंने की। उसमें किसी ने मुझे रेकमेंड किया एक दूसरी फिल्म के लिए। उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे रेकमेंड किया मेरे पहले टीवी शो के लिए। तो मेरा पहला टीवी शो था गुनाहों का देवता इमेजिन पर। और ऐसे ही एक कड़ी बनती चली गई, काम के साथ में काम। और आई थिंक उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो ये था कि मोर देन टैलेंट, इट्स द एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स योर वर्क। तो आपकी जो काम के प्रति अप्रोच है ना, वो सस्टेन करवाती है आपको, बजाय इसके आप कितने टैलेंटेड हैं। आप भले ही लेस टैलेंटेड हो, लेकिन यदि आप लेस हैसल फ्री, मतलब कम्प्लीटली हैसल फ्री एक्टर है और आपका अप्रोच टूवर्ड्स काम प्रोफेशनल है, ज़्यादा काम मिलता है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वर्कड इन माय फेवर।
तो सर एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आपका ये जो स्पिरिचुअलिटी है इससे कनेक्शन है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी अगर जर्नी अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये जो धार्मिक सीरियल्स हैं ये आपको मिले हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी आपको मिली है वो जो आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीवी शो था, ये टीवी सीरियल था सिया के राम, इसके बाद से मिले। तो और इससे पहले जैसे कि आपने बताया कि खाटू श्याम जी का रोल आपने किया था, तो ये धार्मिक जो आपका रिलेशन है ये हमेशा से रहा है, बिलीव करते हैं आप स्पिरिचुअलिटी पे? एब्सोल्युटली, आई थिंक, और मैं इस तरह के परिवार में पला बड़ा भी हूँ, और आई थिंक मोस्टली हम सबके परिवारों में धार्मिक ना सही बट एटलीस्ट स्पिरिचुअल सोच और आध्यात्मिक सोच को हमेशा बढ़ावा दिया जाता है। और उसी तरह के एक परिवार में मैं पला बड़ा जहाँ पर धार्मिक आध्यात्मिक हर तरह के विचारधारा को की जगह थी और हमें सिखाया पढ़ाया गया। पर आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई थिंक हम लोग सब एक चीज़ शायद लेकर पैदा होते हैं, और आई थिंक क्योंकि मैंने कभी चूज़ नहीं की ये चीज़ें होती गई, घटती गई, तो अगर घट रही हैं तो मतलब किसी वजह से घट रही हैं, उसका कारण मैं तो नहीं हूँ। तो आई थिंक डेस्टिनी थी कि मैं फॉर्चुनेट था कि मेरी इस यात्रा का प्रारंभ इतना शुभ हुआ, भगवान के आशीर्वाद से हुआ, और फिर लगातार मिलता रहा प्रभु का आशीर्वाद। और आई थिंक टुडे वेरेवर आई एम, यस, वो जो एक डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं वो डेफिनेटली है। तो आपके अभी तक जितने भी सीरियल्स में आपने काम किया है, सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग रोल है वो आपको कौन सा लगा अभी तक? आई थिंक जिस समय आप जो कर रहे होते हैं ना, उस समय आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता ही है, और अगर आपके लिए उस समय का सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है तो आप मत करिए उसको। दैट्स व्हाट आई फील, ये मेरी फ़िलॉसफी है। पर जब मैं निभा लेता हूँ तो उसके बाद में सरल हो जाता है। तो एवरी टाइम मेरे सामने जब मैं कोई भी रोल एक्सेप्ट करता हूँ वो मेरा बिगेस्ट चैलेंज होता है, वो भले ही चंद्रगुप्त हो जिस समय मैं कर रहा था, या रंगरसिया हो उसका रुद्र हो, या सिया के राम में राम हो, पृथ्वी वल्लभ हो, या जब मैंने मोदी प्ले किया तो मोदी जी का कैरेक्टर हो, उस समय के लिए मेरा सबसे बड़ा चैलेंज वही था। पर अगर आप मुझसे पूछें तो डेफिनेटली सिया के राम में राम का जो किरदार है ना, उसे चरितार्थ करना एक्टर के तौर पे चैलेंज नहीं था, इंडिविजुअल के तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि श्री राम का किरदार निभाना एक वैसी सौभाग्य की बात है। और भारत जैसे देश में यदि आप श्री राम का किरदार निभा रहे हैं तो कलाकार के ऊपर उठ के आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें साधारण जनमानस की ना श्रद्धा और भाव जुड़ा होता है, और बहुत हद तक जुड़ा हुआ होता है, आपका स्वयं का जुड़ा होता है। तो आप खुद इस बात से डर रहे होते हैं कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कि कहीं आप कुछ ऐसा गलत ना कर दें जो किसी की मैं औरों को छोड़ देता हूँ, कहीं आपकी अपनी श्रद्धा, आपकी अपनी धारणा को ना चोट पहुँचा दे। तो वो एक थिन लाइन और वो एक जो बैलेंसिंग फैक्टर था ना, वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो सर सिया के राम की शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब आपने ऑडिशन दिया था या फिर सेलेक्ट कर लिया था आपको? तो इस जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? मुझे जो मेकर्स हैं सिया के राम के, निखिल सिन्हा, उनका फ़ोन आया मुझे, एंड ही इज़ बीन अ फ्रेंड। और एक्चुअली निखिल सिन्हा ही थे जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम गुनाहों को देवता के लिए रेकमेंड किया था। तो उनका फ़ोन आया मुझे, एंड आई ऑलवेज बीन इंडेटेड टू हिम। बोला तू आ जा अभी, कुछ बात करनी है। सेड ओके। मैं गया ऑफिस, बोले कि मैं रामायण बना रहा हूँ। सेड वेरी गुड, बनाइए, और तू राम है। आई वॉज टेकन अबैक फॉर अ सेकेंड, आई वॉज लाइक व्हाट? बोले हाँ तू राम है, बस तू प्ले कर रहा है। आई वॉज लाइक कि मतलब बट मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बोले क्यों नहीं कर पाएगा? मैं कहा मैं राम नहीं कर पाऊँगा। सो सेड क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? बिकॉज मैं अपने आप को देखता ही नहीं हूँ वैसे, और जो भी मैंने अभी तक काम किया है, जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, वो बड़े लार्जर देन लाइफ और बड़े एक्शन ओरिएंटेड और वो इमोशनली चार्ज्ड तरह के रोल्स हैं सारे। उसके पहले किए भी हुए थे। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बोला कि वो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे जो लगता है सिर्फ मैं वो बता सकता हूँ कि मुझे तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई नज़र आती है, और जो जिस तरह से तुम अप्रोच करते हो उसमें एक ईमानदारी है। मुझे बस वो सच्चाई और ईमानदारी और वो सौम्यता चाहिए जो तुम्हारी आंखों में है। उसके बाद में कैसे बनाना है अपन बना लेंगे। बट आई स्टिल डिडंट गेट कन्विंस्ड मच, और मुझे कुछ 4-5 महीने लगे इस निर्णय पर आने पर कि मैं करूं कि नहीं करूं। आई थिंक उसमें फिर मेरी वाइफ अर्चना ने काफ़ी हेल्प की मुझे कन्विंस करने के लिए। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। आफ्टर 3-4 मंथ्स ऑफ सब चल रहा था, हाँ सब चल रहा था, उधर से वो फ़ोन करते रहते थे बार बार, इधर से सब चल रहा था। तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बोली अर्चना ने कि राम को भी नहीं पता था वो राम है, लोगों ने उन्हें राम बनाया था। सो बोले वी आर सीइंग दैट इन यू, देन बिलीव इट, यू प्ले इट। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट क्लिक्ड विद मी दैट डे, एंड दैट्स व्हेन आई सेड यस। सर
ये देखा है आजकल कि ये जो मैथोलॉजिकल सीरियल्स जो आते हैं, टीवी शोज़ जो आते हैं, इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो आपका सीरियल था, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें देखी है, तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी उसमें होती है, संस्कृत के वर्ड्स होते हैं, तो उनको आप लोग कैसे डिलीवर करते थे? क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि डेली लैंग्वेज में हम लोग वो चीज़ें नहीं बोलते हैं, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए मैं ज़ोर देता हूँ कि हमें इस तरह के शोज़ में, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, फ़िल्मों में पढ़े लिखे कलाकारों को लेना चाहिए, जिन्हें अपनी भाषा के साथ में जो कंफर्टेबल हैं, जिन्हें भाषा आती है, भाषा समझ सकते हैं और भाषा का मतलब पहुंचा सकते हैं लोगों तक। आप पढ़ के रट के 50 चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन यदि आपको समझ नहीं है भाषा की, आप उस भाषा में सोचते नहीं हैं, तो इट हैज़ टू बी योर फर्स्ट लैंग्वेज, इट कैन नॉट बी योर सेकंड लैंग्वेज। मतलब कि जैसे अगर हम इंग्लिश मेरे लिए सेकंड लैंग्वेज है, मैं सोचता पहले हिंदी में हूँ, फिर इंग्लिश में बोलता हूँ, पर हिंदी में मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली हमें इसी तरह के लोगों के साथ में काम करना चाहिए जो इस तरह से भाषा के साथ में कंफर्टेबल हो, उनकी पकड़ हो। और मुश्किल इसलिए लगता है हमको ऐसा सोचने में, अरे यार मुश्किल, यही मेरा सब प्रश्न है कि हमें हिंदी अगर बोलनी है तो वो मुश्किल क्यों लगता है? वो तो हमें सरल होना चाहिए। संस्कृत भले ही हम मान लें, क्योंकि हम अमूमन नहीं पढ़ते हैं, बट वो भी मेरा प्रश्न है कि संस्कृत भी क्यों हमें डिफ़िकल्ट लगती है, अंग्रेज़ी सरल लगती है। तो नाउ दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। हमें हिंदी सरल लगनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार आप तो हिंदी इतनी अच्छी बोल रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा हिंदी में डायलॉग्स बोलना। अरे हिंदी मेरी पहली भाषा है, मुझे मुश्किल क्यों? मेरे लिए सरल होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं पढ़े लिखे कलाकारों को लेना चाहिए ऐसे शोज़ के लिए। आपने राम का किरदार निभाया था, और उससे पहले रामानंद सागर की जो रामायण आई थी, उसमें राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल जी ने। तो कैसे आप कंपैरिजन अगर देखते हैं खुद का उनसे, और या फिर इस शो के लिए आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया था? क्योंकि बहुत ऑब्वियस बात है कि बहुत पढ़ना लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि डायलॉग्स को डिलीवरी करना होता है, बॉडी लैंग्वेज को देखना होता है, एक्सप्रेशंस वैसे चाहिए होते हैं। तो कैसे कंपैरिजन आपने देखा है अपना उनसे, या फिर लोगों ने भी कभी आपका कंपैरिजन उनसे किया है? नहीं, आई थिंक थैंकफुली, क्योंकि मैंने तो कभी पर्सनली वो सोचा ही नहीं कि मुझे उनसे कॉम्पीट करना है। हम खुद उन्हें देखकर बड़े हुए हैं। हमने खुद उस रामायण को एक बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ देखा है। तो मेरे लिए वो एक कल्ट रामायण है जिसको मैं छूना भी नहीं चाहता हूँ कभी। और उनसे कंपेयर करना, अगर कंपेयर करके सोचता तो आई थिंक कभी अचीव ही नहीं कर पाता। हमने बस इतना बार सोचा था कि वो अपने तरीके से बनाई गई थी, हम अब उसको क्योंकि देखिए ऑडियंस चेंज हो गई। अब जो नई जनरेशन है उस तक हम रामायण को कैसे लेकर जाएं? उस रामायण ने 6 जनरेशन्स को प्रेरित किया, उन्हें रामायण के बारे में बताया, सिखाया। अब आगे की 6 से 10 जनरेशन्स को हमको अगर एजुकेट करना है रामायण के बारे में, तो हम कैसे करेंगे? मेरा अप्रोच सिंपल सा वो था। और क्योंकि हमारा टेक भी बहुत अलग था, क्योंकि आज की जनरेशन को जिस भाषा में बात समझ में आती है, वो भाषा भी हमें, भाषा से मेरा मतलब है कि वो लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग की जो लैंग्वेज है वो हमें मेंटेन करनी है, बट हमें उतना ही ऑथेंटिक भी रहना है रामायण को लेकर, उतना ही वेल रिसर्च भी रहना है। तो उसमें आई थिंक हमने थोड़ा सा राम के कैरेक्टर के ऊपर इतना भर काम किया था कि मैंने उनकी यात्रा देखी थी, एक प्रिंस राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की या भगवान राम बनने की। तो वो जो उनकी एक जर्नी में आर्क है पूरा, मैंने उसको एज ऑन अ ह्यूमन लेवल देखने की कोशिश की थी और उसको उसी तरीके से डिज़ाइन भी किया था। देखिए इनहेरेंट जो चीज़ें हैं उनके कैरेक्टर की वो तो वहीं रहेंगी, बट जो फिज़िकलिटी थी उनकी, उस पर थोड़ा सा काम किया हमने कि हम नहीं भूल सकते कि वो एक ट्रेंड वॉरियर थे, आर्चर थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे। तो जो एथलीट्स होते हैं जो आर्चरी करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर फिज़िकल फॉर्म होता है, दे हैव स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स। तो उसके ऊपर उस तरीके से काम किया गया था कि हाँ एग्जैक्टली कि फिजिकली एक आर्चर, एक वॉरियर कैसे दिखेंगे, येट कीपिंग दैट बैलेंस। वॉर के अंदर में अगर आप जा रहे हैं तो राम अग्रेसिव होकर लड़ेंगे या राम संयम के साथ लड़ेंगे। तो ये सारे प्रश्न थे हमारे सामने और उन्हीं का उत्तर हम देते चले गए और वही उसी यात्रा को हम गढ़ते चले गए। सो आई थिंक जो रीजनल रामायण से, जो कि हम बोलते हैं कि जो कि रामानंद सागर जी की रामायण थी, देखिए अभी भी उसके लिए हम ओरिजिनल रामायण ही यूज़ करते हैं वर्ड। तो दैट इज़ व्हाट यू डोंट वांट टू कॉम्पीट विद इट। ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट आप उनको प्रणाम करें और आप अपने तरीके से काम करें जो हमसे बेस्ट हो सकता है। एंड आई थिंक वी वर एबल टू अचीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फुट होल्ड, क्योंकि इंटरेस्टिंगली सिया के राम एक ऐसा शो है जो मैंने पिछले 8 साल में अक्रॉस द ग्लोब रीरन होते हुए देखा है।
यू विल बी अमेज्ड, सिया के राम मिडल ईस्ट में रीरन होता है, सिया के राम सऊदी अरेबिया में रन होता है, सीरिया में रन होता है। इन कंट्रीज़ के अंदर अगर हम राम को पहुंचा पा रहे हैं तो आई थिंक इससे बड़ा फीट कोई नहीं हो सकता, एंड आई थिंक दैट इज़ आवर बिगेस्ट फीट। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में निकल कर आए, लेकिन उससे पहले हम भाषा की बात कर रहे थे, तो उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी। आदि पुरुष अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई थी और उसमें जिस तरीके से जो लैंग्वेज था उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बातें उठी थी और चर्चाएं भी हुई थी, और आपने भी उस पर अपने कुछ कमेंट्स दिए थे, उसको लेकर के जानना चाहूँगी। बोल ही दिया है सब उस पर, तो अभी क्या बोलूँ, मतलब आई थिंक उस वर्जन में बहुत ही रिसर्च का अभाव था, बहुत ही अभाव था भाव का और श्रद्धा का, और एक जो अप्रोच होती है जब भी आप इस तरह के कोई भी कहानी कहते हैं, हम भले ही रामायण हो या किसी भी हमारे देवी देवता या किसी भी तरह के इतिहास के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें फैक्ट्स के साथ में ट्रू रहना पड़ेगा, वरना हम क्या कर रहे हैं, हम इतिहास को मुँह तोड़ मरोड़ रहे हैं। क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी, वो देखकर वो वही समझेगी जो हमने दिखा दिया है। क्योंकि अब क्या हो गया, अब ना जो इतिहास कहने का तरीका है ना, हमारी संस्कृति को कहने का तरीका है, वो किताबों से हटकर धीरे धीरे ऑडियो विजुअल मीडियम में तब्दील हो गया, पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुका है सब कुछ, किताबें हम डिजिटली पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी ना बहुत स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी बन जाती है एक पॉइंट के बाद में, एज मेकर्स, एज क्रिएटर्स, एज एक्टर्स, कि आप जब इस तरह के किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेशली रामायण या महाभारत के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें बहुत ट्रू होना पड़ेगा। इनफैक्ट हिस्टोरिकल फिगर जितने भी हैं हमारे, बहुत ट्रू होना पड़ेगा फैक्ट्स के साथ में, क्योंकि आगे की जनरेशन वही देखकर सीखने वाली है। तो भली भाषा हो, परिवेश हो, घटनाएं हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, उन पे हमको बहुत कड़क और बहुत कड़ा रहना पड़ेगा। एंड आई थिंक वो बहुत ही ना कमर्शियल अप्रोच से बनाया गया प्रोजेक्ट था, जिसको आई थिंक पॉपुलर इमोशन के ऊपर भुनाने की कोशिश की गई थी, इसीलिए वो फ्लैट हो गया। और आप ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है कि आज की जनरेशन के लिए हमने बनाया है। आज की जनरेशन के लिए आप इतना कंटेंट देखेंगे ना टेलीविज़न पे जो बन रहा है, जो कि ऐतिहासिक है, धार्मिक भी कह लें उसे हम, उस कंटेंट की ऑथेंटिसिटी आप देखिए, वो आज की जनरेशन देख रही है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ऑडियंस को हमको उनकी भाषा में बात करने के लिए हमको हमारी भाषा को छिछोरा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बात कर लेते हैं सिया के राम की। जैसा कि आपने बताया, हम बात कर रहे थे कि ओरिजिनल रामायण, रामानंद सागर की बात कर रहे थे। सिया के राम के अंदर कौन सा वर्जन रामायण का जो है वो दिखाया गया, क्योंकि आपसे पहले भी बात हुई थी कि बहुत सारे जो वर्जन्स हैं अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लोग दर्शाते हैं, तो सिया के राम में कौन सा जो रामायण है उसका जो वर्जन है वो आप लोगों ने दर्शाया था? हम ऐसा कुछ नहीं, किसी एक वर्जन पे स्टिक थे। जैसे मैंने कहा कि बहुत गहरी गाढ़ी रिसर्च की गई थी, बहुत सालों तक, इनफैक्ट 2, 2.5, 3 साल तक, और उसमें जितने वर्जन्स थे उन सभी वर्जन्स के सार को के अलग अलग चीज़ों को उठाकर पिरोकर पूरी स्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया था, बिखेरा गया था अलग अलग जगहों पर। और जैसा कि नाम से ही उसके हम देखते हैं सिया के राम, तो वो सीता की दृष्टि से रामायण थी, या सीता की दृष्टि से राम को हमने देखने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। अब राम का आप किसी की भी दृष्टि से देख लें, वो राम ही रहेंगे और उनकी यात्रा राम में ही रहेगी। तो किसी एक वर्जन पे स्टिक होने का प्रयास नहीं था। सभी जितने वर्जन्स हैं पॉपुलर, जितने भी वर्जन्स हैं और अनपॉपुलर वर्जन्स भी हैं, उनको सबको पिरोकर एक धागे में डालने की कोशिश की थी। सर, सिया के राम का आपका जो रोल था राम का, उसके बाद में कितना चेंज आपकी लाइफ में आया? क्योंकि कंटिन्यूअस एक टाइम तक उस रोल को निभाना, तो इंसान ढल जाता है उस चीज़ में। तो आपकी लाइफ में कितना चेंज आया उस रोल के बाद में? ये सिर्फ राम के कैरेक्टर की बात नहीं है। आप कुछ भी प्ले करते हैं ना एज एन एक्टर, तो वो आपके अंदर बहुत कुछ छोड़ के जाता है, और आपका बहुत कुछ उसके साथ भी चला जाता है। तो वो हर कैरेक्टर के साथ में ऐसा होता है। और श्री राम के साथ में आई थिंक मेरी पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस आए या जो बदलाव या जो अच्छाई आई, वो केवल इतनी थी कि आई यूज्ड टू बी वेरी रिएक्टिव अर्लियर, इम्पल्सिव और रिएक्टिव था मैं बहुत। और वो क्या होता है, वो एज एन एक्टर आपके अंदर आ जाता है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि एज एन एक्टर आपका सिखाया जाता है कि एक्टिंग इज़ एक्शन एंड रिएक्शन, और आपका एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी होता है कि आप उसको कैसे अडेप्ट कर जाते हैं। तो ऐसा करते करते ना ओवर द इयर्स मैं बहुत रिएक्टिव हो गया था, इम्पल्सिव था, चीज़ों को इमीडिएटली रिएक्ट करता था। पोस्ट सिया के राम मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि रिएक्टिव होना अच्छी बात है, पर उसको जाहिर करना अच्छी बात नहीं है। आप मन में रिएक्शन कर सकते हैं, फिर आप एक पॉज लें और सामने वाले के नज़रिए से उस चीज़ को समझें
क्योंकि जो सामने वाला है वो भी एक यात्रा जी कर आ रहा है, वो भी उतनी वाजिब है। तो जब आप इस बैलेंस को क्रिएट कर लेते हैं लाइफ में, दैट इज़ व्हाट आई थिंक आई अंडरस्टूड। वो संयम, वो बैलेंस, वो ठहराव उसी के बाद आना शुरू हुआ मेरे अंदर, क्योंकि आई थिंक श्री राम भी इसी प्रकार सोचते थे शायद मेरे हिसाब से। जब मैंने किया कि कोई भी सिचुएशन में वो हैं तो वो हर किसी के परिप्रेक्ष्य से उसको देखते थे, नापते थे और उस हिसाब से उसको डील करते थे। तो फिर वो ना वो किसी एक के हित की बात नहीं होती थी, फिर वो सभी के हित की बात बन जाती थी। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन ईजिली रेडिकेट कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइफ। सो दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड। सर, जिस तरीके से पुरानी रामायण देखी है लोगों ने, तो वो किरदार आम जनता के मन में वो छाप छोड़ देता है। बात करें रामानंद सागर में अरुण गोविल ने राम का रोल निभाया था, सिया के राम में आपने निभाया था। वो जब जनता के बीच में जाते थे, आम लोगों से मिलते थे, तो लोग उनके पैर छूते थे। तो आपके साथ में ऐसे कोई इंसिडेंट, या आप जब लोगों के बीच में गए हों तो उनका क्या रिएक्शन मिलता था? अभी भी होता है, बहुत दफ़े होता है कि आप जाते हैं तो जैसा कि मतलब हम सब जानते हैं, श्री वो मेरे पैर नहीं छू रहे हैं, वो उनकी श्रद्धा है, वो मेरे अंदर अपने राम को देख रहे हैं, वो उनका भाव है, वो उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। और मैं बस हाथ जोड़कर थैंक यू बोल देता हूँ। और मैं अपने आप को वो मानता हूँ सौभाग्यशाली कि मैं उनके जीवन में वो क्षण, 2 मिनट का क्षण जो है जिसमें वो एक ऐसा भाव विभोर होकर वो अपने आप को अपने राम के करीब महसूस कर पाते हैं। तो आई थिंक मैं बस वो उतना कर लेता हूँ। एक बार एक इंसिडेंट याद है मुझे। हम लोग शूट कर रहे थे और एक डिसेबल्ड एक चाइल्ड सेट पे आए थे, उनकी पूरी फैमिली आई थी। और दैट चाइल्ड वाज यूज्ड टू रियली लव सिया के राम, और वो राम देखते था। और वो आए वहाँ पर, और मुझे इतना वो मतलब आई गॉट रियली इमोशनल। और वो इतनी खुश थी वो बच्ची देखकर, और उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, विस्मयकारी स्माइल, मुझे ऐसा लगा कि एज एन एक्टर, और जब आप इस तरह के रोल निभाते हैं तो आई थिंक हम बोलते हैं ना ज़िंदगी में मिरेकल, आई थिंक यही मिरेकल होता है कि आप किसी एक बच्चे को 2 क्षण के लिए इतनी खुशी दे दें कि फिर वो आगे के 10 साल उसके साथ में जी सकता है। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड द बिगेस्ट मिरेकल आई हैव सीन। से बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो आजकल जो कंटेंट निकल कर आ रहा है, लोग उसे खासा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अगर बात करें घर में जो महिलाएं हैं वो ही टीवी सीरियल्स देखते हैं, क्योंकि जो कंटेंट जिस तरह का पहले आता था, रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होती थी सारी चीज़ें, और वो चीज़ें दिखाई जाती थी। तब के और आज के जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? किस मीडियम में? डेली सोप्स जो सीरियल्स आ रहे हैं, हाँ, टीवी। ठीक है। मेरा तो आपने देख लिया, इसीलिए मैं शायद 5 साल से दूर हूँ, तो वही मेरा टेक है उस पर आई थिंक एक दर्शक वर्ग है जो उस तरह के कंटेंट को कंज्यूम भी कर रहा है, तभी वो चल रहा है, उन्हीं के लिए है वो शायद, और उन्हें केटर भी करता है वो। सो आई थिंक अभी जो है ना, हम एक गोल्डन एरा में है कंटेंट के, क्योंकि हमारे पास में 3 ऐसे स्पेसिफिक अलग मीडियम्स हैं जहाँ पर 3 अलग तरीके से हम कहानियाँ कह सकते हैं। वहाँ पे टेलीविज़न है, वहाँ पर डिजिटल है, और हमारे पास में सिनेमा है। हम तीनों मीडियम्स में अलग अलग कहानियाँ अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, और तीनों के अलग दर्शक वर्ग हैं। तो अब आई थिंक ऑडियंस के लिए भी ना चूज़ करना बहुत आसान है कि उन्हें क्या देखना है। हाँ, कंटेंट टीवी के अंदर में थोड़ा सुपरफिशियल हो गया है, बहुत फैंटेसी हो गया है, और इसीलिए मैं तो स्वयं से उतना रिलेट नहीं कर पाता एज एन एक्टर, एज अ व्यूअर ऑल्सो, कि मतलब मक्खी बन रहे हैं लोग और जुएँ बन रहे हैं लोग, अजीब सा कुछ चल रहा है वहाँ पे, पतंग बन जा रहे हैं, कुछ तो उड़ रहा है, सब मीम्स आ जाते हैं उसमें। तो वो सब से मैं खुद ही रिलेट नहीं कर पाता हूँ, पर उसको देखने के वाला एक दर्शक वर्ग है जो उसे देखकर एंटरटेन हो रहा है, हम वो भी डिनाई नहीं कर सकते। तो शायद उनके लिए उनको वो चाहिए, उनके लिए वो अगर एक रिलीफ है, फेयर इनफ, आप वो देखिए। आपको नहीं देखना है, आप OTT पे जाइए, आपके पास में इतना कंटेंट है, आपकी इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, आप वो देख लीजिए। तो जो रियलिज़म की हम बात कर रहे हैं ना, वो शायद मूव कर गया है एक अलग मीडियम में। आई थिंक वहाँ हम उसे खोजें तो बेहतर है, इस मीडियम को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है उसको शायद यही चाहिए। सर, देश के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता कह लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मूवी बनी थी, उसमें आपने काम किया था, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मूवी नहीं, सीरीज़ थी, हाँ जी, मोदी। और
कमाल का एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। आई थिंक वो बहुत ही ना एकदम ऐसा मतलब एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था वो। हु गेट्स टू प्ले आपके इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, और मतलब वो हैं उस समय प्रधानमंत्री, और आपको उनकी जीवनी में उन्हीं को प्ले करने का मौका मिल रहा है, और वो भी ऐसा एरा जिसके बारे में ज़्यादा देखा लिखा पढ़ा नहीं गया है। उनकी जितनी लाइफ है पब्लिक में वो उनके सीएम बनने के बाद डॉक्यूमेंट हुई है, उसके पहले की लाइफ बहुत कम है। उनके कुछ एक आध पिक्चर्स हैं यहाँ वहाँ पुरानी जो पब्लिक में सब जगह पर हैं अवेलेबल ऑनलाइन, उसके अलावा ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जाना नहीं गया है। पॉलिटिकल है सीएम। हाँ जी, और उनकी जो पर्सनल लाइफ थी ना वो उतनी ही इंटरेस्टिंग है। मतलब उनका जो जिस तरह से वो बड़े हुए, तो आई गॉट टू प्ले, मतलब जब वो 25 साल के थे, 25 साल से 45 साल की जो उनका जीवन था वो पूरा मुझे प्ले करने का मौका मिला, और वो इतना इंटरेस्टिंग था। और हमने एक्चुअली वहीं पर शूट किया, उन्हीं लोगों के बीच शूट किया जहाँ वो पले बड़े, जहाँ वो पैदा हुए, वड़नगर गुजरात में, सिद्धपुर में, उसके सराउंडिंग एरियाज़ में, अहमदाबाद में। सो वहाँ पर एक्चुअली वो लोग अभी भी हैं जिनके साथ वो पले बड़े हैं, और उन्हीं के साथ में हमने काम किया। देवर इन्जॉइंग इट मोर ऑन शूट, कि उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हमें उनसे एनेक्डोट्स मिलते थे उनके, कि किस तरह से वो बड़े हुए, किस तरह से उनका व्यक्तित्व था, उनका चरित्र था। और ना ऐसा व्यक्तित्व ओवरनाइट नहीं बनता है, वो पैदा ही वैसे होते हैं ऐसे लोग, और फिर वो धीरे धीरे होन होते जाते हैं। सो वो ना बहुत इंटरेस्टिंग थी। और ना मुझे मतलब आई वॉज लिविंग एन एरा ऑफ 1970s, और एक ऐसे लीडर का एरा जो कि हमें पता है कि फ्यूचर में जाकर वो, जैसा हमने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लीडर बनने वाले हैं, तो वो मेकिंग ऑफ लीडर जो था ना, मुझे तो बहुत मज़ा आया वो करने में। सब कुछ रियल था। बात यह है कि हम लोग बाकी चीज़ें फिक्शनल करते हैं, या हमने इतिहास में पढ़ा है, दिस इज़ देयर, ये इतिहास भी है और आज भी रेलेवेंट है। तो मतलब ये वैसा पास है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, अभी फ्यूचर में है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगा। सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। और ये वैसे भी हेल्पफुल रहा क्योंकि हमारे पीएम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हैं और बहुत बिलीव करते हैं हमारे धर्म पर, और आप ऑलरेडी इतने सारे जो रोल्स हैं वो आप कर चुके हैं, तो काफ़ी रिलेटेबल रहा होगा वो। हाँ, बहुत रिलेटेबल था। और उनके से बहुत सारी चीज़ें थी कि वो सुबह उठ के जो मंत्र पढ़ते थे, हमें वो मंत्र रिसाइट करना, फिर वो जो जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक इमरजेंसी के समय उन्होंने जो चीज़ें की, इस तरीके से उन्होंने अलग अलग चीज़ों को एक साथ किया। फिर कैसे जनमानस को जोड़ना, रथ यात्रा वाला पूरा जो था, कैसे धर्म को लेकर चलना, संस्कृति को पकड़ कर चलना, यूथ के अंदर उन्होंने जिस तरह से संस्कृति का फैलाव किया, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा रही है उनकी। और जैसा आपने बोला कि हाँ, वो आसान हो जाता है क्योंकि आप भी वैसे ही पले बड़े हैं, और फिर जैसे वो पले बड़े हैं और आप भी उन्हीं तरह के चीज़ों में विश्वास करते हैं। इट गेट्स ईजियर बट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। सर, क्योंकि आप एक एक्टर हैं और आजकल लोगों का जो यूथ है उनका काफ़ी इंटरेस्ट देखा जा रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ, और वो किसी भी तरीके से देख सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक के अंदर हो या एक्टिंग के अंदर हो या रैपिंग के अंदर हो, तो वो एक कंबाइनली उस दिशा में सब लोग आज ज़्यादा जा रहे हैं। पहले आपकी जो शुरुआत थी, आपने बताया कि इतनी सरल नहीं रही थी, लेकिन आपको वो स्ट्रगल नहीं लगता, लेकिन आज आम लोग को काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रगल लगता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनको अपनी शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि जो डेडिकेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए, और कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दो चीज़ें बहुत अच्छी बोली आपने कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन बहुत आवश्यक है, परसिस्टेंट होना बहुत आवश्यक है। और आई थिंक अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ लोगों का बड़ा रुझान है और वहाँ आना चाहते हैं, उसके कारण गलत है मेरे हिसाब से। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पॉपुलर होना है, वो यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पैसा और नाम कमाना है, टैलेंट बेसिस पर नहीं। हाँ, पैसा और नाम बाय प्रोडक्ट है इस चीज़ के। आपको पैसा भी मिलेगा, आपको नाम भी मिलेगा यदि आप टैलेंटेड हैं, यदि आप अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सब बाय प्रोडक्ट है, बाकी सब मिल जाएगा आपको, बट हम लोग बाय प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं, हम उससे एक्साइट होकर यहाँ पर आते हैं, हमारा एंड रिजल्ट वो बन जाता है। या अगर हमारा एंड रिजल्ट वो है ना, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि हम क्या करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि XYZ कोई भी हमारा आइडल होगा,
सिंगिंग में होगा अगर आप सिंगर हैं, डांसिंग में अगर आप डांसर हैं, राइटिंग में अगर आप राइटर हैं, पेंटिंग में होगा पेंटर है, एक्टिंग में होगा एक्टर है। तो हमारा एक आइडियल है कि मुझे ये बनना है। हम क्या करते हैं ना, वो हम उसके एंड प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। ओहो आज तो शाहरुख खान है, ओह आज तो अरिजीत सिंह है, हम ना ओह रेमो है। पर वो क्यों और कैसे है उस पर ध्यान नहीं जाता। वो जो सक्सेस है ना, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ अनसक्सेसफुल नाइट्स एंड दैट इज़ व्हेन दैट वन नाइट कम्स वेयर यू गेट सक्सेसफुल। तो वो जो लॉन्ग चेन ऑफ अनसक्सेसफुल नाइट्स है ना, हम उनके लिए तैयार नहीं हैं, हमें सीधा वहाँ बैठना है। तो जब तक आप उस स्ट्रगल के लिए, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रगल यही है कि आपको बहुत सारे रिजेक्शंस, बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे अनसक्सेसफुल चीज़ों से गुजरते हुए एक मोमेंट आएगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दैट इज़ द ओनली मोमेंट दैट विच वी कॉल सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस। सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। आपको कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ेगा, परसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। और अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, देन इज़ व्हेन आप जो बोल रहे हैं कि हमें लगता है कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि वो तैयार नहीं है, फेलियर्स के लिए तैयार नहीं है। और उन्हें लगता है कि हम ये करेंगे और ये वायरल हो जाएगा। आजकल सबको वायरल होना है, फटाक से एक वीडियो बना लेते हैं यार वायरल हो जाएगा, फिर नहीं होता। डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, रिजेक्शन इज़ द ओनली सक्सेस। अगर आपने उसको डील करना सीख लिया, दैट इज़ व्हेन यू आर सक्सेस। सो आई थिंक अप्रोच टुवर्ड्स वर्क नीड्स टू बी करेक्टेड, कि आप खाली पैसा, नाम, शोहरत कमाने के लिए मत आओ। यदि आप प्रोफेशनली यहाँ पर आते हो और आप टैलेंट के पीछे पड़े रहते हो और आप अपना टैलेंट हुन करते हो एंड यू कीप एट इट, सब आ जाता है, सब हो जाता है। सर लंबे समय से आप काफ़ी दूर हैं टीवी से, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो लास्ट जो आपका सीरियल था सिया के राम के बाद और नरेंद्र मोदी जो वेब सीरीज़ थी, इसके बाद में ज़्यादातर आपको टीवी पे नहीं देखा गया। तो कोई और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर आपने कहीं और अपना जो इंटरेस्ट है उसको डाइवर्ट कर लिया है? हाँ, आई थिंक लास्ट शो वॉज पृथ्वी ऑन सोनी, पृथ्वी वल्लभ। उसके बाद मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि आई स्टे अवे फ्रॉम टीवी फॉर अ वाइल। मुझे ऐसा लगा कि टीवी में अब मेरे पास और ज़्यादा देने के लिए कुछ बचा नहीं है एज एन एक्टर, क्योंकि इतने सालों में मैंने सब कर लिया था। हिस्टोरिकल्स, मिथोलॉजिकल्स, लव स्टोरीज़, एक्शन, रियलिटी शो, झलक जीत लिया। तो अब उससे ज़्यादा अब मैं क्या करूं, होस्ट भी कर लिया था एक शो, तो मेरे पास कुछ बचा नहीं था। सारे जितना भी था टीवी में सब एक्सप्लॉइट कर लिया था मैंने, तो और सक्सेसफुली कर लिया था। सब चीज़ें अच्छी थी, अच्छे प्लेटफॉर्म पे थी। तो मुझे और उसके बाद में ना बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आर्ट को लेकर या मेरे क्राफ्ट के प्रति मैं खाली एक एक्टर के तौर पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मेरे पास में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एक्टिंग इज़ पैरामाउंट, वो सबसे ऊपर है। और तो इसलिए उसके बाद में कॉन्शियसली मैंने डाइवर्ट किया। वी स्टार्टेड ओन प्रोडक्शन, जिसमें हमने एक फ़िल्म खुद से बनाई जो कि किन्नर के ऊपर आधारित है, खेजड़ी जिसका नाम है, और राजस्थान में बेस किया, राजस्थान में शूट किया हमने। अक्रॉस द ग्लोब फिल्म फेस्टिवल्स में उस फिल्म ने अवार्ड जीते। लास्ट आई थिंक आई वॉन वाज न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर, एंड उसमें मैंने वही किन्नर का किरदार निभाया। थाईलैंड में वो फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ हुई। फिर हमने अभी रिसेंटली एक सीरीज़ ख़त्म की है, स्लाइस ऑफ लाइफ फैमिली ड्रामा है। इट्स अबाउट कैसे छोटे शहरों से कुछ बच्चे मेट्रोज जाते हैं और वहाँ पे अपना जीवन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे यंग कपल की कहानी है जो वहाँ गए हैं। तो उसमें मैं हूँ, सोनारिका हैं, गुलशन ग्रोवर हैं, वो फिनिश हो गई, अभी जल्दी एक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। और नए किरदार, नई कहानियाँ और एक नए सिरे से मैं अपनी ही क्राफ्ट को देख रहा था, इसीलिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने बनाया था। एंड आई थिंक जो काम हम अभी कर रहे हैं और जो काम मैं अभी कर रहा हूँ बहुत ही सैटिस्फाइंग है और बहुत ही जो मेरा अपना प्लेथोरा है क्रिएटिव एस्पेक्ट का, वो मैंने थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को। आपने राम का रोल प्ले किया है, कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को आप? मैं तो बस ये कहता हूँ कि ये कोई धार्मिक इवेंट नहीं है, ये हमारे लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक इवेंट है कि हम हमारे इतिहास को फिर से रिक्लेम कर रहे हैं, हम हमारी सांस्कृतिक धरोहर को फिर से रिक्लेम कर रहे हैं। और हम लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हम इसको देख रहे हैं,
क्योंकि हमारी जाने कितनी पीढ़ियाँ इसकी प्रतीक्षा में चली गई हैं। 500 वर्ष की प्रतीक्षा है जो पूरी हो रही है। और आई थिंक अगर शारीरिक तौर पर ना सही 22 जनवरी को आई थिंक पूरे भारतवर्ष को मानसिक और आत्मिक तौर पर अयोध्या में ही होना चाहिए, और आई थिंक अवश्य होंगे। तो ये थे हमारे साथ आशीष शर्मा, जिन्होंने सिया के राम में जो लीड रोल निभाया है भगवान राम का, उस पर इन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही अपना अनुभव भी साझा किया है, और साथ ही बताया कि आज जो युवा है वो किस दिशा में जा रहा है, लेकिन क्या कुछ चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, उस पर भी इन्होंने अपनी बात कही। और इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।